सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम स्टडी माफिया है। दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसके क्या कारण रहे, आखिर वो फ्रांस की जो क्रांति थी वो क्यों हुई। तो उसमें एक ये भी आया था फ्रांसीसी क्रांति के कारण के अंदर कि मध्य वर्ग का उदय हुआ था, यानी कि जो पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, वकील थे, लेखक थे, यानी कि जो दार्शनिक थे। अगर मैं बात करूं तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो उसी से रिलेटेड होगा कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका रही है। यानी कि दार्शनिक थे, उनकी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर की। तो आज हम उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि उनकी क्या क्या भागीदारी रही है फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ाने में। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों, किसी क्रांति को शुरू करने का जो कार्य तत्कालीन दार्शनिकों का होता है, वैसे ही 18वीं शताब्दी में ऐसे दार्शनिक व विचारक उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने विचारों, लेखों से फ्रांस में मानसिक क्रांति का सूत्रपात किया। इन दार्शनिकों ने जनसाधारण को स्वतंत्रता, समानता और उनकी भावना से अवगत कराकर राजाओं के निरंकुशता के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार किया। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका के संदर्भ में दो मत है। पहला, दार्शनिकों ने क्रांति की परिस्थितियों को जन्म देकर क्रांति को उत्पन्न किया, और दूसरा मत यह है कि क्रांति का स्रोत तो उस समय के राष्ट्रीय जीवन के दोषों तथा सरकार की भूलों में था, और दार्शनिकों ने क्रांति उत्पन्न नहीं की। किसी भी मत पर निर्णय देने से पहले उन दार्शनिकों के विचारों और क्रांति के साथ उनके संबंध का समझना आवश्यक है। जिन दार्शनिकों ने फ्रांस की राज्य क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की, इनके विचारों की समीक्षा इस प्रकार से की जा सकती है। लेकिन रूसो को लेकर कहीं ना कहीं दो मत हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने दो मत दिए थे कि यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति ना होती, और इसी के साथ इसमें दूसरा मत ये था कि अगर यदि रूसो पालने में भी मर गया होता तो भी क्रांति होती। मतलब जो नेपोलियन का जो पहला मत था उसमें यह था कि अगर रूसो ना होता, तो यानी कि अगर रूसो होता ही नहीं तो फ्रांस की क्रांति किसी कीमत पर नहीं होती। और दूसरे मत में यह कहा गया कि अगर रूसो पालने में मर जाता है, किसी और का मत था, यह मानना था कि अगर रूसो जो होता, अगर वो पैदा होने के बाद तुरंत भी मर जाता तो भी फ्रांस की क्रांति जरूर होती। तो ये जो ऐसे मत निकले हैं, इनको समझते हुए अब हम चर्चा करते हैं उन दार्शनिकों के बारे में। पहले दार्शनिक आते हैं मॉन्टेस्क्यू। यानी कि अगर इनके बारे में बात की जाए कि ये जो थे वो फ्रांसीसी क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वह फ्रांस में जन्मे थे तथा कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे। मॉन्टेस्क्यू अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में राजा दोषी अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया और फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की आलोचना के साथ साथ अन्य विकल्प प्रस्तुत किए। फ्रांस में जनता को स्वतंत्रता नहीं थी, इसी कारण उसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को अलग अलग रखा जाए, क्योंकि अगर ये एक साथ होंगे तो शक्ति एक ही के हाथ में हो जाएगी। और शक्ति के पृथक्करण के माध्यम से फ्रांस की निरंकुश राज व्यवस्था पर चोट की। वास्तव में जो मॉन्टेस्क्यू थे वो एक स्वतंत्र विचारक, उच्च कोटि के लेखक तथा राजतंत्र के पक्षपाती थे। उसने ना तो क्रांति की बात की है और ना ही राजतंत्र को समाप्त करने की। उसने तो सिर्फ निरंकुश राजतंत्र के दोषों को उजागर किया, यानी कि जो उसके दोस्त थे निरंकुश शासन के, उसको सामने लाए और संवैधानिक राजतंत्र की बात की है। यानी कि साबित होता है कि उन्होंने क्रांति की ये भूमिका अपनी निभाई थी। अब आते हैं दूसरे नंबर पर वोल्टेयर। जो वोल्टेयर थे वो थे फ्रांस क्रांति के महान दार्शनिक, परिश्रमी लेखक, कुशल कविता करने वाला, एक संवाददाता तथा आलोचक। उनका जन्म 1694 ईस्वी में फ्रांस के एक मध्यम परिवार में हुआ। वे बचपन से कविता में विशेष रुचि रखते थे। वोल्टेयर असाधारण योग्यता का व्यक्ति था। उसकी प्रतिभा की परिधि असीमित थी। उसने विभिन्न दिशाओं में अपने प्रयोग किए। उसने अनगिनत छोटी किताबें, लेख लिखे, निबंध लिखे और कहानी तथा पत्र लिखे। केवल उसके पत्रों की संख्या ही 10,000 के लगभग होगी। इस प्रकार वह एक कवि, इतिहास, दर्शन का पंडित, नाटककार तथा संपादक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन वोल्टेयर ने तत्कालीन समाज की चर्च व्यवस्था पर प्रहार किया, क्योंकि चर्च के जो पादरी थे
वो ईश्वर के प्रतिनिधि अपने आप को समझते थे और जनता का शोषण करते थे। चर्च व्यवस्था पर प्रहार करने के साथ ही राजा और उसके मुख्य अवयव सामंतों, कुलीनों, पादरियों की खुलकर निंदा की। उसने पादरियों को धूर्त, मक्कार और ढोंगी कहा। ईसाई के धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया तैयार की तथा वह चर्च को एक दोषयुक्त संस्था यानी कि बदनाम चीज कहता था। वह कहता था कि प्राकृतिक नियमों का सम्मान अर्थात प्राकृतिक धर्म ही वास्तव में धर्म है। वोल्टेयर ने प्राकृतिक के अंदर ही सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन किए थे। उसका विचार था ईसाई चर्च के भय से निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को सिर उठाने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, अतः सुधार आवश्यक है। उसने घोषणा की कि यदि ईश्वर विद्यमान नहीं है तो हमें उसका आविष्कार करना पड़ेगा। अतः उसने पुरातन फ्रांसीसी व्यवस्था की बुराइयों को उजागर किया, सामने लाया। और वोल्टेयर ने क्रांति की बात नहीं की है, लेकिन विचार जो थे वो स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। अब तीसरे नंबर में जो महान दार्शनिक है वो है रूसो। रूसो फ्रांस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक था। नेपोलियन ने इस कथन में सत्यता का काफी अंश है कि यदि रूसो का जन्म ना हुआ होता तो फ्रांस में क्रांति ना होती। रूसो को अमर हयाती मिली। मैडलिन के शब्दों में रूसो अपने समकालीन दार्शनिकों में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक या लेखक था, जिसने प्रेम और घृणा से सबसे अधिक विपरीत भाव उत्पन्न किए। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ। उसके पिता एक घड़ीसाज तथा अनैतिकता में लिप्त व्यक्ति थे। रूसो ने नियमित शिक्षा प्राप्त न की। उसने जेनीवा, ट्यूनिस तथा पेरिस में अनेक मित्र थे। उसने अध्यापक, सेक्रेटरी, विक्रेता आदि अनेक प्राकृतिक कार्य किए और अंत में एक सफल लेखक बन गए। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिली यानी सोशल कॉन्ट्रास्ट, सामाजिक संविदा के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की। उसने इसमें कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है यानी आजाद पैदा हुआ है, लेकिन वो आजाद पैदा होने के बाद भी कहीं ना कहीं जंजीरों से जकड़ा हुआ है और इन जंजीरों से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि हम प्राकृतिक अवस्था की ओर वापस लौट चलें। रूसो का मानना था कि पूरी सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में नहीं। संपूर्ण सत्ता जनता की इच्छा में नहीं थे, जिसे सामान्य इच्छा यानी जनरल विल कहा गया। राज्य के कानून को इसी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन कानून का स्वरूप ऐसा नहीं रह गया है, बल्कि यह शासक की इच्छा पर निर्भर रहने लगा है। तो रूसो ने भी क्रांति की बात नहीं की है, लेकिन सभी व्यक्ति को स्वतंत्र एवं समान माना और फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व उसी के विचारों में प्रभावित थे। रूसो का कथन कहीं ना कहीं सत्य है। यह है कि आपको जैसा मैंने अभी बताया था कि अगर इसका जन्म ना हुआ होता तो फ्रांस की क्रांति ना होती। रूसो के प्रभाव व्यक्त करते हुए मार्ले कहते हैं कि रूसो गणराज्य का जन्मदाता, महान दार्शनिक व लेखक था। उसने ऐसे शब्द कहे जो दब नहीं सके। उसने एक ऐसी ज्योति जलाई जो कभी बुझ नहीं सकती। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बात की है 3 की। अब इसके अलावा कुछ और अन्य दार्शनिक भी जैसे दिदरो हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 18वीं शताब्दी के श्रेष्ठ विचारकों की रचनाओं को संकलित कर आम जनता तक पहुंचाने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान दिदरो को दिया जाता है। इसने एक ज्ञान कोश इंसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन किया। इसने शासन की बुराइयां, चर्च की भ्रष्टा तथा हर क्षेत्र में व्याप्त असमानता को उजागर किया और फ्रांस की सरकार ने दिदरो को शत्रु मानकर उसकी पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिए। अब इससे अन्य और जो थे वो मैं आपको बताता हूं, वो थे क्वेसन, यानी कि ये लुई सोल्वे के दरबार में चिकित्सक थे। इनका नारा था सबको इच्छा अनुसार कार्य करने दो। यदि फ्रांस को विनाश से बचाना है तो उस देश को शिक्षा और व्यापार के विकास में राजा व उच्च वर्ग को किसी प्रकार के हस्तक्षेप को सहन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसके अलावा एक अन्य दार्शनिक और है तुर्ग। ये लुई सोलवा के दरबार का अर्थमंत्री रहा। ये एक अर्थशास्त्री था। वह स्वतंत्र व्यापार का समर्थक, शासक वर्ग पर कर लगाने वाला पक्षपाती था। तो दोस्तों हमने बात की यहाँ पर आज की इस वीडियो में इनके 6 दार्शनिकों के योगदान के बारे में। आपको जो इंपॉर्टेंट है आपको मैंने एक्स्ट्रा बता दिए हैं, 6 और 5वां और 6ठा। बाकी आप अगर इसमें आपके आंसर में 3 या 4 भी लिख सकते हो। वोल्टेयर,
मॉन्टेस्क्यू, रूसो और दिदरो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 हैं। आप इन्हें लिख सकते हैं, बाकी को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी आलोचना की। दोस्तों इसमें पहली आलोचना है कि क्रांति का जो स्रोत है उस समय के राष्ट्रीय जीवन के दोषों का तथा सरकार की भूलों में निहित था। फ्रांस में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अव्यवस्था व्याप्त थी। दार्शनिकों ने लोगों का ध्यान इन कमियों की ओर किया, क्योंकि जनता उन चीजों को देख और महसूस कर रही थी, इसलिए उन लेखों से आम जनता में जागरूकता की। इस तरह क्रांति का कारण दार्शनिक नहीं थे, बल्कि तत्कालीन फ्रांस में परिस्थितियां थी। इसकी दूसरी आलोचना ये थी कि किसी भी दार्शनिक ने ना तो क्रांति की बात की है और ना ही क्रांति के लिए कोई संगठन बनाया और ना ही क्रांति का आह्वान किया। वे क्रांति के नहीं बल्कि सुधारों के पक्षधर में थे। इसकी तीसरी आलोचना यह है कि दार्शनिकों की भूमिकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने पुरातन व्यवस्था, अंधविश्वासों का उफान उड़ाया, कमजोरों को उजागर किया और इस क्रांति की मानसिक पृष्ठभूमि तैयार की। तो दोस्तों इसमें लास्ट में हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति में महान दार्शनिकों के योगदान की चर्चा करने के बाद लास्ट में हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश तथा अमेरिकी क्रांतियों की तरह फ्रांसीसी क्रांति उन तनावों तथा समस्याओं के कारण हुई जो तत्कालीन समाज में थी। दार्शनिकों ने क्रांति के नेताओं को नेतृत्व प्रदान किया कि क्रांति के नारे तथा क्रांति के बाद जो संवैधानिक परिवर्तन हुए उनमें इनके विचारों और भावनाओं को महत्वपूर्ण रूप से अभिव्यक्ति मिली। तो दोस्तों यह आज का जो हमारा आंसर था ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ।